नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, न्यू चैप्टर सर दैट इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली अब हम लोग देखो है क्या, जैसे किसी भी बॉडी का जो मोशन है, कोई भी पार्टिकल चल रहा है, कोई भी बॉडी चल रही है, तो सबसे पहले ऐसे सोचो कि सबसे पहले उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। उस फोर्स से निकालेंगे हम लोग उस बॉडी का एक्सीलरेशन, और फिर उस एक्सीलरेशन से बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा, और फिर वो बॉडी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। मतलब समझो कि अगर हम बेसिकली जोड़े हैं तो फोर्स से लेके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक का रास्ता है ये, ठीक है ना। अब फोर्स से एक्सीलरेशन वाला जो पार्ट है वो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करने वाले हैं, और एक्सीलरेशन से लेके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक हम लोग ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में यानी पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो बेसिक बात समझ में आई, क्योंकि बेसिक में क्या है कि सबसे पहले फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तब बॉडी का एक्सीलरेशन होगा, जब बॉडी का एक्सीलरेशन होगा तब वेलोसिटी में चेंज आएगा, और जब वेलोसिटी आएगी तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। तो कभी भी कई बार क्या होता है ना, जैसे कई बार हम लोग लिखते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, v इक्वल टू dx by dt लिखते ही है ना। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि क्या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, तो तुम आंसर क्या दोगे, यस दोगे या नो दोगे? वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यस बोलोगे या नो बोलोगे? सर इसका उल्टा हो। एक्चुअली लिखते v इक्वल टू dx by dt है, एक्सीलरेशन इक्वल टू dv by dt है, बट उसका ये बट सर मतलब उस पर है ना कि डिपेंड थोड़ी ना करती है। डिपेंड नहीं कर रहा है। यही तुम्हें बेसिक यस बात सर। समझनी है ध्यान से, कि सबसे पहले है फोर्स, एक्सीलरेशन डिपेंड करेगा फोर्स पे, फिर वेलोसिटी डिपेंड करेगी एक्सीलरेशन पे, और फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चैप्टर में हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट था। अब हम लोगों का जो डिस्कशन है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो फोर्स और एक्सीलरेशन पे होगा। बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सीलरेशन क्या आएगा, ठीक है ना। तो उसमें बढ़ने से पहले एक हमको छोटा सा पॉइंट और स्टडी करना है यहाँ पे, और फर्स्ट हेडिंग पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑलरेडी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में एक छोटी सी बात तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, कि कोई भी ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उसकी वेलोसिटी देख रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट देख रहा है, तो वो जो देखना है वो ऑब्जर्वर का, उस ऑब्जर्वर का किसी ना किसी फ्रेम में प्रेजेंट होना जरूरी है। वो किसी ना किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही आंसर बोलता है। जब हम बोलते हैं कि कोई बॉडी मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, कोई कार मूव कर रही है, दैट मीन्स अगर हम अपने घर की बालकनी में खड़े हैं, वहां से देख रहे हैं, तो बालकनी हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, ग्राउंड हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। मूविंग बस में अगर हम देख रहे हैं तो मूविंग बस हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, ये सारे के सारे किसी ना किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बात क्लियर है, बताओ। इसके बारे में तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, फिर से चाहे तो लिख लेंगे कि इट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, it is coordinate system where observer is present and he or she makes necessary observations, ठीक है। फिर बात आती है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ये जरा ध्यान से समझना, क्योंकि अब ये जो टाइप है ये हमारे लिए इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसका दो टाइप के हो सकते हैं। एक हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference and
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई बताएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में? तो भाई तो देखो, इनर्शियल किसको बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम्स को बोलते हैं फ्रेम्स विच आर एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसे फ्रेम्स को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे फ्रेम्स जिनका एक्सीलरेशन जीरो है, जिनका एक्सीलरेशन जीरो है, उनको हम लोग बोल रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा हो जाएगा फ्रेम्स which are moving with variable velocity are non inertial frame of reference। तो बेसिकली इसके लिए बोल सकते हैं कि इनका जो एक्सीलरेशन होगा वो नॉन जीरो होगा। ठीक है। अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक्स पे बात करें तो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई भी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम नहीं है। बताओ, इस बात से एग्री करते हैं सभी लोग? क्यों भाई? इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई भी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम नहीं है, क्योंकि तुम ध्यान यस रखो तो सर। अभी कुछ मूव तो कर ही रहा है ना भाई, अर्थ भी रोटेट हो रही है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है। तो एक्चुअल में तो सारे के सारे फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है। लेकिन है क्या, बट अब हम लोग किसी इस न किसी चैप्टर में रिस्पेक्ट आगे में ना बढ़ेंगे। इनर्शियल। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर कुछ नहीं सर। बट इस चैप्टर में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्यों भाई? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, उन लॉज ऑफ मोशन की एक खास बात है कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ऑल थ्री लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तीनों ही लॉज एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है कि न्यूटन के जो तीनों लॉज हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो वैलिड नहीं है। तो था क्या, अभी हम इसके ऊपर और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जब न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टडी करेंगे। फिलहाल तुम केवल ये ध्यान रखो कि इनर्शियल किसको बोल रहे हैं और नॉन इनर्शियल किसको बोल रहे हैं। हाँ, ये है कि जो हमारा ग्राउंड फ्रेम है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, रेस्ट पे खड़े हैं, तो उसको हम लोग इनर्शियल बोल देते हैं। रीजन रीजन ये है कि जिस पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं उस पॉइंट का जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सामने बहुत छोटा है। तो छोटा है तो हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। बट अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई पूछ ही दे कि ग्राउंड फ्रेम कैसा फ्रेम है, इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल, तो हम लोग इनर्शियल आंसर नहीं देंगे, नॉन इनर्शियल आंसर देंगे। अप्रोक्सीमेटली हम उसको इनर्शियल फ्रेम ले लेते हैं बिकॉज एक्सीलरेशन उस पर्टिकुलर पॉइंट का ग्रेविटी वाले एक्सीलरेशन से बहुत कम है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है तो आंसर हम नॉन इनर्शियल देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। देन सेकेंड पॉइंट इज, फिर आता है कि व्हाट इज फोर्स। हालांकि ये सब बेसिक बातें तो तुम लोग पढ़ चुके हो एक बार, बट फिर भी देख लेते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स किसको बोलते हैं? तो इसके बारे में अगर लिखना पड़े तो हम यही लिखेंगे कि इट इज अ पुश और पुल विच चेंजेस। अब देखो, चेंजेस भी हो सकता है और ट्राइज टू चेंज भी हो सकता है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। कोई ब्लॉक है, उसको हम लोगों ने धक्का लगाया और वो मूव कर गया, तो इसका मतलब है कि उसका स्टेट चेंज हो गया। पहले वो रेस्ट स्टेट में था, बाद में वो मूविंग स्टेट में आ गया। तो वो जो स्टेट चेंज करने का काम है वो फोर्स का है। लेकिन अगर हम वॉल के ऊपर धक्का लगाएंगे तो वॉल तो नहीं खिसक जाने वाली है, बट हमने फोर्स तो लगाया ना। तो चेंजेस हो या ट्राइज टू चेंज हो, दोनों ही सूरतों में उसको हम फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है ना। फिर आता है कि टाइप कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्यों? टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से हैं? तो फोर्सेस की देखो चार टाइप हैं। कौन कौन से? एक है ग्रेविटेशनल, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं ये सब बेसिक बातें जो है।
then second is electromagnetic, third is weak nuclear force, and fourth is स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जितने भी फोर्सेस हैं नेचर में, उन सारे फोर्सेस को हम इन्हीं चार कैटेगरीज में रख सकते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो देखो ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, इनका जो रीजन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये न्यूक्लियस के बाहर लगने ही नहीं वाले हैं, ओनली इनसाइड न्यूक्लियस। ओनली इनसाइड न्यूक्लियस। हाँ, बाकी सारे जो हैं ये ग्रेविटेशनल है। अब ग्रेविटेशन वाले फोर्स को हम mg भी लिख देते हैं, या ग्रेविटेशन वाले फोर्स को हम G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बोल देते हैं। इसके अलावा जितने भी फोर्स हैं, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन हो, कॉन्टैक्ट फोर्स हो, ठीक है ना, कूलम्बिक फोर्स हो, K q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर हो, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हो, काइनेटिक फ्रिक्शन हो, स्प्रिंग फोर्स हो, तो ये सारे के सारे कौन से टाइप के फोर्स हैं? ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। ध्यान रहेगा। फिर एक पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। अब देखो फोर्सेस को हम और भी कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ये तो एक बेसिक मेथड हो गया जो मैंने ऊपर किया, बट और भी कई तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, एक तो ये बोलते हैं कि फोर्सेस जो है वो फोर्सेस जो है वो फोर्सेस दो टाइप के हो सकते हैं। एक हम जिनको बोलते हैं फील्ड फोर्सेस, और दूसरे होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस किनको बोलेंगे? तो देखो, फील्ड फोर्सेस वो जिनको अप्लाई अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। अब फील्ड फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आ जाएंगे? mg भी फील्ड फोर्स आएगा, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर भी फील्ड फोर्स आएगा, K q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर भी फील्ड फोर्स होगा, या तुमने जैसे पढ़ा होगा मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू वी क्रॉस बी, वो भी फील्ड फोर्स आएगा। तो ये सारे के सारे फील्ड फोर्स हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होंगे? तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट है, टेंशन कॉन्ट्रैक्ट है, स्प्रिंग फोर्स कॉन्टैक्ट है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। एक तरीका ये है। फिर एक तरीका और है, हम लोग बोलते हैं कि फोर्सेस दो टाइप के हैं, एक जिनको बोलते हैं रियल फोर्सेस, और एक जिनको बोलते हैं स्यूडो फोर्सेस। ठीक है, रियल फोर्सेस कौन कौन से हैं? तो देखो, जितने भी फोर्सेस अभी तक मैंने लिखे हैं ऊपर नीचे, ये सारे के सारे रियल फोर्सेस हैं। स्प्रिंग फोर्स हो, टेंशन हो, कूलम्बिक फोर्स हो, मतलब ये रियल फोर्सेस बोलने का मतलब ये है कि ये एक्चुअल में लग रहे हैं बॉडी के ऊपर, तो इसीलिए इनको हम लोग बोल रहे हैं रियल फोर्सेस। सूडो फोर्सेस कौन कौन से होंगे? तो सूडो फोर्सेस हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से होंगे। एक तो सूडो फोर्स होता है ma0, एक सूडो फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर, और एक सूडो फोर्स होता है 2m इंटू वी क्रॉस ओमेगा। ये तीन फोर्सेस हैं जो सूडो फोर्सेस की कैटेगरी में है। तो सूडो फोर्सेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों लग रहे हैं, तो ये सब हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन किया हुआ है। बोलो। सर खाली यही 3 फोर्सेज हैं? हाँ, सूडो में यही तीन है। फिर एक तरीका ये है डिफाइन करने का कि फोर्सेस जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकते हैं, और फोर्सेस जो है वो नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। और एक तरीका है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि फोर्सेस जो है वो एक्सटर्नल हो सकते हैं, फोर्सेस जो है इंटरनल हो सकते हैं। मतलब ये सारे नाम हैं जो हमको बार बार
इस चैप्टर में मिलेंगी देखने को। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके ऊपर हम ले ले रहे हैं पहले से ही, ठीक है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे डिफाइन करेंगे, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए लिखते हैं कि विच डू नॉट डिसिपेट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब जो एनर्जी को एक तरह से कंजर्व करके रखेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, तो उनको बोल रहे हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस। और नॉन कंजर्वेटिव जस्ट इसी का उल्टा हो गया कि विच डिसिपेट्स मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फिलहाल केवल एग्जांपल में बता देता हूँ। तो जैसे कि G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ये कंजर्वेटिव है, K q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर ये कंजर्वेटिव है, और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, और विस्कस फोर्स सुना होगा तुमने, विस्कस फोर्स आ जाएगा, और एयर ड्रैग, मतलब किसी भी तरह का जो डायनामिक फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और फोर्सेस एक्सटर्नल हैं या इंटरनल हैं, तो ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ सिस्टम, बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ सिस्टम। अब बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ सिस्टम से क्या मतलब हुआ कि जैसे सपोज हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि बॉडी ए है और बॉडी बी है, तो बॉडी ए जो है बी के ऊपर फोर्स लगा रही है और बी जो है ए के ऊपर फोर्स लगा रही है, होगा नहीं होगा, जिसको हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। तो ये हो गया फोर्स ऑन ए बाई बी, और ये हो गया फोर्स ऑन बी बाई ए। अब समझना ध्यान से, अगर हम अपना सिस्टम ये लेते हैं, ये मैंने बनाई है सिस्टम बाउंड्री, तो अगर ये दोनों फोर्सेस सिस्टम बाउंड्री के अंदर हैं, तो ये दोनों फोर्सेस कैसे फोर्सेस कहलाएंगे, तो इनको हम लोग बोलेंगे इंटरनल फोर्सेस, मतलब वो जो बाउंड्री हमने बनाई है उसके अंदर है, तो दे आर इंटरनल फोर्सेस। और अगर हम सेम एग्जांपल को चेंज कर दें, ए है बी है और ये फोर्स लग रहा है एफ ए बी और ये फोर्स लग रहा है एफ बी ए, और अगर हम इसमें ये बोलें कि हमारा जो सिस्टम है ये सिस्टम बाउंड्री है, तो अगर ये सिस्टम बाउंड्री है तो ये वाला फोर्स जो है ये कौन सा फोर्स कहलाएगा, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। मतलब फोर्स एक्सटर्नल और इंटरनल हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम बाउंड्री क्या ले रहे हैं। अगर सिस्टम बाउंड्री के अंदर है वो फोर्सेस तो उनको इंटरनल बोल रहे हैं, सिस्टम बाउंड्री के बाहर है वो फोर्सेस तो उनको हम लोग एक्सटर्नल बोल रहे हैं। सर तो एफ बी ए जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। दोनों ही एक्सटर्नल हैं। अगर हम सिस्टम बाउंड्री यहाँ पे बनाएंगे, एक ये सिस्टम बाउंड्री है अगर, तो ये भी एक्सटर्नल है और ये भी एक्सटर्नल है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे थर्ड लॉ में जब बताएंगे, न्यूटन थर्ड लॉ। सर एक सेकंड सर, जो पहला वाला सिस्टम है जिसमें ए है ना सर, तो उसके रिस्पेक्ट में कौन सा फोर्स एक्सटर्नल है, दोनों फोर्स? उस बाउंड्री के सिस्टम के रिस्पेक्ट में होता है फोर्स, तो सिस्टम का बाउंड्री के अगर दोनों अंदर है, एक्शन और रिएक्शन दोनों अंदर है उसके, तो वो इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे। अच्छा ठीक सर। ऐसे समझ लो कि अगर एक्शन और रिएक्शन के जो पेयर हैं वो दोनों पेयर उस सिस्टम बाउंड्री के अंदर हैं, तो वो दोनों पेयर इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे। और अगर वो बाहर है, अलग अलग बाउंड्री में है, तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स है। ओके सर। एक्सटर्नल इंटरनल हम लोग इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि आगे जब आएगा न्यूटन्स लॉ, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो इंटरनल फोर्सेस, बॉडी नहीं बोलना चाहिए, सिस्टम का जो एक्सीलरेशन है वो इंटरनल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिस्टम का जो एक्सीलरेशन है वो एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। अच्छा ओके सर। ठीक है,
सर ये वाली थ्योरी पैकेज में है, इसकी थ्योरी। हेलो हाँ, सर, इसकी थ्योरी है पैकेज में? पैकेज में थ्योरी थोड़ी बहुत होगी, अगर आपको पढ़ना है और डिटेल में तो HCV का फोर्सेस करके जो चैप्टर है उसका एक बार रीडिंग लगा लेना, ओके सर। या एक काम करना, इसका रीडिंग लगा ही लेना, नेक्स्ट लेक्चर से पहले कर लेना, यही होमवर्क है। HCV में सर द फोर्सेस करके एक चैप्टर है, उसका रीडिंग आप एक चैप्टर का जरूर लगा लेना, पूरा पढ़ लेना एक बार अपने आप पहले। यस सर। सर अब सर इससे हट के है सर, सर एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना सर वो एक आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी सर ग्रेविटेशनल फोर्स की, सर वो हम लोग क्यों नहीं पढ़ते? आइंस्टीन ने जो सर ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन दी थी एक अलग से। कौन सी इक्वेशन बताइए तो? सर वो हमें पता नहीं सर, क्योंकि पढ़ते नहीं है, लेकिन सर उन्होंने दी थी एक। अरे फिर ये बात, अभी तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या पूरी दुनिया में जितना फिजिक्स में डेवलपमेंट हुआ है तुम सारा पढ़ने वाले हो क्या जेईई एडवांस के लिए? ये नहीं बताओ। सर, मतलब लिया हमने सर, हमने कल। तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पढ़ाई यहीं खत्म होने वाली है, ये बताओ। आगे नहीं मतलब सर। इसके बाद तुम पढ़ना बंद कर दोगे, इंजीनियरिंग में जाके टाइम पास करोगे? अरे कुछ चीजें आगे के लिए भी छोड़ो। यस सर, क्योंकि सर ये चीज़ वैलिड नहीं होती। ठीक है सर, ठीक ठीक। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे।